ये कहानी सिर्फ एक मोटरसाइकिल कंपनी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ग्लोबल सिंबल की, एक ऐसे सिंबल की जो आज़ादी और बगावत का दूसरा नाम बन गया। 120 साल का लंबा सफर है ये, जिसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी, और एक कमाल की वापसी की दास्तां भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ब्रांड एक लेजेंड बनता कैसे है? सिर्फ लोहा और इंजन लगाकर एक मशीन बना देने से तो कोई लेजेंड नहीं बनता, है ना? ये कहानी होती है एक पहचान बनाने की, एक कल्चर बनाने की, एक ऐसी विरासत छोड़ने की जो पीढ़ियों तक याद रखी जाए। तो चलिए हार्ले डेविडसन की कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 1903 में एक छोटे से शेड में इसकी शुरुआत, फिर 1969 का वो दौर जब ये लगभग खत्म होने वाली थी, इसके बाद 1981 में इसकी जबरदस्त वापसी, और आखिर में आज के दौर में इसके सामने क्या नई चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं मिलवॉकी के एक छोटे से लकड़ी के शेड में, जहां एक ऐसे अमेरिकन आइकन की नींव रखी गई जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। 1999 में कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बनाया वी ट्विन इंजन। और ये सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये हार्ले का दिल था, उसकी आत्मा थी। और उसकी आवाज, वो जो दमदार गड़गड़ाहट है ना, जिसे रंबल कहते हैं, वो आवाज दुनिया भर में पावर और फ्रीडम की पहचान बन गई। अच्छा, हार्ले ने अपनी इज्जत सिर्फ सड़कों पर नहीं कमाई, रेस ट्रैक्स पर उनकी wrecking क्रू नाम की टीम ने तो जैसे तहलका मचा रखा था। और फिर आए 2 वर्ल्ड वॉर, जहां उन्होंने अमेरिकी फौज को 1 लाख से भी ज्यादा बाइक्स दी। सोचिए, इन बाइक्स ने न सिर्फ जंग में मदद की, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि हार्ले का मतलब है मजबूती और भरोसा। फिर आया 1950s का दौर, और हॉलीवुड ने एंट्री मारी। द वाइल्ड वन जैसी फिल्मों ने हार्ले चलाने वाले को एक बागी, एक रेबल हीरो बना दिया, जो आज़ाद है, जो किसी नियम को नहीं मानता। बस यहीं से हार्ले सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं रही, वो एक पहचान बन गई, एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक बुरा दौर भी आया। और अब हम हार्ले की कहानी के उस सबसे मुश्किल दौर में जा रहे हैं, जब ये लेजेंड सच में खत्म होने की कगार पर था। ऐसा लग रहा था कि इसकी गड़गड़ाहट हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। 1969 में कंपनी को बचाने के नाम पर इसे AMF नाम की एक दूसरी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। अब हुआ ये कि प्रोडक्शन तो जोर शोर से बढ़ने लगा, लेकिन पैसे बचाने के लिए क्वालिटी इतनी गिरा दी गई कि हार्ले की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों ने इसका मजाक में एक नया नाम रख दिया था, हार्डली एबल्सम। मतलब एक ऐसी बाइक जो शायद ही चल पाए। ऑयल लीक, जबरदस्त वाइब्रेशंस, ये सब आम बात हो गई थी। हार्ले की पूरी रेपुटेशन दांव पर लग चुकी थी। और जब घर का शेर कमजोर हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। जापानी कंपनियों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उनकी बाइक सस्ती भी थी और भरोसेमंद भी। उन्होंने तेजी से अमेरिकी मार्केट पर कब्जा कर लिया, और हार्ले डेविडसन, जो कभी मार्केट का किंग हुआ करता था, वो दिवालिया होने की नौबत पर आ गया। लेकिन कहते हैं ना, लेजेंड्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। और यहां से शुरू होती है अमेरिकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरीज में से एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर जुनून और हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो हुआ ये कि 1981 में कंपनी के ही कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर इसे AMF से वापस खरीद लिया। ये था पहला कदम। फिर उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया और इसके लिए जापानीज मैन्युफैक्चरिंग तकनीक अपनाई। तीसरा बड़ा काम था 1984 में भरोसेमंद एवोल्यूशन इंजन को लॉन्च करना, जिसने राइडर्स का विश्वास वापस जीता। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा दाव था 1983 में हार्ली ओनर्स ग्रुप यानी HOG बनाना। इसने राइडर्स की एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी बना दी जो आज भी कंपनी की रीढ़ है। और उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब हुई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2000s आते आते कंपनी हर साल 2 लाख, जी हां, 2 लाख से ज्यादा बाइक्स बेच रही थी। ये सिर्फ मार्केट में वापसी नहीं थी, ये कल्चर पर जबरदस्त वापसी थी। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने वाली है कि हार्ले ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक बाइक नहीं बेच रहे थे, वो एक पहचान बेच रहे थे, एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल। उनकी लेदर जैकेट, टी-शर्ट्स, सब कुछ। उनका लोगो अब बाइक जितना ही इंपॉर्टेंट हो गया था।
लोग उस लोगों को एक शान समझते थे। तो ये तो थी कमबैक की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के ज़माने में, इस नई सदी में हार्ले के सामने क्या नई चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, आज हार्ले के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। उनके जो पुराने लॉयल राइडर्स हैं, जिन्होंने कंपनी का हर मुश्किल में साथ दिया, उनकी उम्र बढ़ रही है। और जो नई पीढ़ी है, उसे कुछ अलग चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रिक बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स जैसी नई चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए कंपनी भी अब बदल रही है। वो अपने पुराने भारी भरकम क्रूजर्स के साथ साथ अब नए मैदानों में भी उतर रही है, जैसे एडवेंचर राइडिंग के लिए पैन अमेरिका, और फ्यूचर की तरफ देखते हुए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक लाइव वायर। और जैसा कि ये सेल्स के आंकड़े दिखा रहे हैं, अब कंपनी का भविष्य सिर्फ अमेरिका पर टिका नहीं रह सकता। ग्रोथ के लिए उन्हें यूरोप और खासकर एशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स पर फोकस करना ही होगा। यहीं उन्हें नए राइडर्स, नए फैंस मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हार्ले डेविडसन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी विरासत और भविष्य के बीच एक बैलेंस बनाना। उन्हें बदलना तो पड़ेगा, लेकिन अपने उन पुराने वफादार चाहने वालों को खोए बिना, जिन्होंने एक जमाने में इस कंपनी को बचाया था। और ये बहुत ही मुश्किल काम है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या एक ऐसी लेगेसी जिसकी पहचान ही उसकी गड़गड़ाहट, उसका रंबल रहा है, वो एक शांत इलेक्ट्रिक फ्यूचर में जिंदा रह पाएगी? इस महान अमेरिकन ब्रांड की कहानी का अगला पन्ना अब इसी सवाल के जवाब से लिखा